बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। यदि आपने ये चैप्टर हमारा चैनल पे आके देखना शुरू किया है तो इससे पहले हमने मोशन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन ए प्लेन और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये लॉज ऑफ मोशन, ये शुरू किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, देखते हैं आगे किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एफबीडी में फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता क्या है कि जब आप कभी उस ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दो और आप देखो कि उसके ऊपर किस टाइप की कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं और उन फोर्सेस को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, उसको हम एफबीडी बोलते हैं। सिंपल सी बात हमारी है। तो पहला पार्ट तो हमारा ये होता है कि सर कौन कौन सी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकती हैं। तो बच्चों हमने दो टाइप की फोर्सेस देख रखी हैं। पहला हमारे पास है कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस बच्चों वो फोर्स होती हैं जब कभी किसी दो बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, तब मतलब वो दोनों बॉडी का टच में होना बहुत जरूरी है। तो पहली हमारे पास आती है नॉर्मल फोर्स, एक आती है फ्रिक्शन फोर्स और एक आती है हिंज फोर्स। इन सारी फोर्सेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे ये कौन सी फोर्स होती है। दूसरा हमारे पास आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स या फिर इसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों हमें ये पता है कि यहां पर एक हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है और जब हमने इसे पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखा तो भाई इस चार्ज के रीजन में आसपास ऐसा कोई रीजन होगा जिस रीजन में यदि कोई और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, सो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली हमारी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि हमारे पास एक बार मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है और इसके आसपास हम आयरन फिलिंग्स को डालते हैं, ठीक है ना। जब आप आयरन फिलिंग्स को डालते हो तो इसके आसपास ये मैग्नेट उन आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेती है। तो भाई मतलब कि ये बार मैग्नेट भी आयरन फिलिंग्स को तभी तक अट्रैक्ट कर पाएगी जब तक वो उसकी रेंज में होंगे। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि मैं अपने घर पे मैंने अपने हाथ में एक मैग्नेट ले रखा है और मैं बगल वाले घर की थालियां और प्लेट गिराने में लगा पड़ा हूं। ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। पॉसिबल क्या है कि इसकी रेंज में जब तक वो नहीं होगा तब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन फील नहीं करेगा। तो जैसे हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स का भी यही है कि अर्थ से जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशन फोर्स हमारी कम होती रहती है। तो ये सारी बातें नॉन कॉन्टेक्ट या फिर आप इसको एक फील्ड फोर्सेस भी लिख सकते हो, फील्ड फोर्सेस। तो बच्चों एक एक करके आइए पहले समझते हैं कौन कौन सी फोर्सेस क्या होती हैं, उसके बाद देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हमारे पास आ रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स आप सभी को पता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू m इंटू जी होता है। सर ये m इंटू जी है क्या, पहले तो हमें ये बताइए। बच्चों में एक बात बताऊं, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर ये अर्थ है और इसके ऊपर हम सभी रह रहे हैं, ये रहा हमारे पास। तो धरती माता की इच्छा ये रहती है कि इस जो भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ पर हैं उन सारे पार्टिकल को, सारे ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड्स द सेंटर, ये रहा हमारा सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगाई जाए जिसको हम बोलते हैं mg। आप कभी भी किसी भी शेप में ऑब्जेक्ट को रखें, लेकिन बच्चों जो mg है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये ऑलवेज डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इफेक्ट करती है। मतलब जो लगेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। आइए देखते हैं किस किस तरह की क्वेश्चंस को हम देख पाएंगे इसके अंदर। तो m इंटू जी बच्चों ये हमें पता है, ठीक है ना, ये हमको पता हुआ है m इंटू जी करके चीज होती है। जैसे मैं इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं तो यहां तो आपको बड़े आराम से दिख रहा है, सर ये m है, नीचे की तरफ ये हमारा सरफेस है, प्लेन सरफेस। यहां मुझे mg नाम का एक बॉक्स रख रखा है m का और नीचे धरती माता इसे अट्रैक्ट करेगी m इंटू जी से। ये तो मैंने भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मतलब आप एक अर्थ से यहां पर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप भी कराओगे जिसका मास m है, उसके ऊपर भी mg फोर्स ही लगती है। तो mg फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगनी है। लेकिन इस वाले केस की बात करें तो आप बोलोगे सर यहां पर तो mg ऑब्जेक्ट जो है एक टिल्टेड एंगल पर है। तो मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, यहां पर भी जो फोर्स है वो लगेगी नीचे mg ही। अच्छा जी,
mg फोर्स लग रही है यहाँ पे, वो डाउनवर्ड ही लगेगी। लेकिन इस mg का यहाँ पर हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ब्रेक करना क्यों है, पहली चीज तो मुझे बताइए। पहला पॉइंट, क्या हर केस में ब्रेक करेंगे इन कंपोनेंट्स को? नहीं भाई, मैक्सिमम केसेस में करते हैं। रीजन बच्चों एक्चुअली है क्या ना, जो ये mg फोर्स लग रही है, ये mg फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ धक्का मार रही होगी, यस और नो। लेकिन ये ब्लॉक मूव कर रहा है, पहले वो यहां पर था, यहां पर ये m था, लेकिन वो मूव करते करते इधर आ रहा है। तो हमें ये जानना है ये इस तरफ क्यों आ रहा है। बच्चों हमने ये पढ़ा है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट इधर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स कौन सी लग रही है। तो हम यदि ये जानना चाहेंगे फोर्स कौन सी लग रही है, उस केस में आपको ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। तो सर कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे? बच्चों देखिए, ये एंगल हमारे पास है थीटा, ठीक है ना। मैं ये वाला एंगल बच्चों हमारे पास आएगा 90 और ये वाला एंगल हमारा बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये हमारी एक्सिस मान लो, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर इधर, और एक बन जाएगा इधर। तो यदि ये हमारा mg है, ये 90 माइनस थीटा, बच्चों देखो ये इधर, ये वाला 90 माइनस थीटा है और ये वाला क्या होगा फिर थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा थीटा है, ये थीटा है mg, जिससे आप थीटा बनाएगा वो mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाला mg sin थीटा। तो मतलब कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो ये ऑब्जेक्ट था ना भाई, ऑब्जेक्ट किसकी वजह से मूव कर रहा है? mg sin थीटा की वजह से। मतलब कभी भी मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसा है और ये हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर mg कौन सा वाला एंगल है बच्चों? ये हमारा एंगल है mg sin थीटा, और यहाँ हमारा हो जाएगा mg cos थीटा। ये वाली चीज हमारे पास समझ में आने वाली है। बात समझ में आई नहीं आई? ये चीज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। आगे बात करते हैं बच्चों। दूसरी फोर्स हमारे पास जो सबसे ज्यादा आने वाली है वो है व्हाट? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स पहली चीज काम कब करती है, ये भी हमें सोचने वाली बात है। जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ये आप सरफेस देख रहे हो, ये मेरे पास हो गया है ब्लॉक। बच्चों ध्यान सुनना इस बात को और समझना भाई, ये ब्लॉक हमारे पास जो रखा हुआ है, नीचे की तरफ धरती माता फोर्स लगा रही होंगी mg। सपोज इसका मास हम मान लेते हैं, जैसे मैं अपना मास ले लूं, मेरा मास 70 किलो है, तो मास हमारा हो गया है 70 kg। तो भाई mg कितना होगा? mg इज इक्वल टू 70, मास की जगह 70 और g की जगह 10, मतलब कि 700 न्यूटन फोर्स लग रही होगी। राउंड ऑफ ले लिया हमने, 700 न्यूटन फोर्स लग रही है। कहां पर? नीचे की तरफ। नीचे मेरी फोर्स कितनी लग रही है? 700 न्यूटन। लेकिन होगा क्या, यदि ये सरफेस, यदि ये फर्श ऊपर की तरफ 700 न्यूटन नहीं लगा पा रहा है, तो भाई मैं धंस जाऊंगा नीचे की तरफ। क्योंकि हमने पढ़ रखा है जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगी उस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। तो बच्चों यदि ये मान लो नॉर्मल, आप ये मान के रखो एक सेकंड के, नॉर्मल फोर्स नहीं लग रही, अब नहीं लग रही तो मैं क्या करूंगा? जैसे मैं ये नीचे फोर्स लगेगी मैं अंदर घुस जाऊंगा। लेकिन यदि ये सरफेस मेरे को एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा दे, नॉर्मल फोर्स लगा दे और ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, तो मैं बड़े आराम से खड़ा हो सकता हूं। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, हीरो छप्पर पर जो होते हैं ना, मुंबई की धारावी टाइप का एरिया, झुग्गी झोपड़ी वाला, और एक हाइट से हीरो उनके ऊपर कूद रहा है और उसके अंदर घुस जाता है। क्यों घुस जा रहा है भाई? क्योंकि जो छप्पर है, जैसे उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे वो आपको अपोजिट फोर्स नहीं लगा पाता, और जब नहीं लगा पाता तो फिर आप उसी डायरेक्शन में अंदर चले जाओगे। जैसे आप ग्लास की एक बिल्कुल प्लेन शीट लो और उसके ऊपर अपने आप बैठ जाओ, जैसे आप बैठोगे आप अंदर घुस जाओगे, ग्लास टूट जाएगा, क्योंकि ग्लास आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा पाता। जैसे हम सब स्कूल के अंदर बैठते हैं डेस्क पर, जब आप डेस्क पर बैठते हो तो डेस्क पे जैसे ही आप बैठते हो तो आप वजन लगाते हो नीचे mg, और डेस्क आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है। इसीलिए हम सभी डेस्क पर भी बैठ पाते हैं। हम रोड पर, जैसे आप देखा होगा आपने, आजकल जो बारिश हो रही है, तो उस टाइम पर रोड पे जब थोड़ा कमजोर मिट्टी होती है, रोड कमजोर बनी हुई होती है, तो ट्रक उसमें आता है, तो ट्रक पूरा का पूरा टायर उसके अंदर घुस जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स
नहीं लगा पा रही। तो यही हमने लिख रखा है इसमें, द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। यदि वहां पर सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों फ्रिक्शन फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर काम करती है। अब आप बोलोगे सर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो, वो हम आगे बात करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स होगा तो किस तरीके से, वहां पर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिपोज जैसे आपने पढ़ा होगा वैसे ही हम वहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। तो वो एंगल होता है फ्रिक्शन एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। तो उस तरीके से हम आगे देखेंगे। आइए इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों। जैसे कि ये हमारे पास है, हमारा स्टार्ट हो गया है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। आप में से यदि बच्चों को ये चीज आती है तो आप 2x पर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मेरे को दोनों टाइप के बच्चों को देख के सोच के वीडियो बनानी पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा देखने आया हो जिस बच्चे को इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल आइडिया ना हो, जिसे एफबीडी बिल्कुल भी ना आता हो, तो हमें वो भी देखना है। और यदि आपको आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहिए और फिर आंसर चेक करते रहिए कि सर ने वही आंसर बना रखा है जो मैंने करा था या फिर कुछ और है। ये भी चीज आप कर सकते हो। भाई एफबीडी में मैंने क्या बोला, यदि बॉडी को फ्री छोड़कर देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों। अब इसमें मैं बताऊं, अब हम इसमें लेते हैं कौन कौन सी फोर्स लगेगी। ठीक है, ये लेते हैं। अब दो सरफेस है, ये वाला सरफेस है 1, सरफेस 1, और ये है सरफेस 2। ये दो अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हमने क्या करा, मैं अलग अलग सरफेस की बात करता हूं। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल फोर्स तब लगती है जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो। तो ये स्फीयर इस वाली साइड कांटेक्ट में है, तो ये वाली साइड इस बॉडी पर एक फोर्स लगाएगी, वो भी इस डायरेक्शन। इसको हम बोलेंगे N1। और एक तो ये कांटेक्ट में आ गया, और कहीं इस साइड से और कांटेक्ट में है? नो सर। ये वाला सरफेस सर ये भी कांटेक्ट में है इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पे है कांटेक्ट में, तो भाई ये भी नॉर्मल लगा देगा। ये भी धक्का मारने की कोशिश कर रहा होगा, ये हमारा होगा N2। और सेंटर से mg की तरफ फोर्स लग रही है। तो बच्चे इसमें 3 फोर्स लग रही है। जैसे ये वाला आप देखोगे, ये मेरा ये रहा सरफेस, और यहां पर ऐसे लगा हुआ है ऐसे। तो भाई एक ही तो कांटेक्ट में है ना सरफेस, सिर्फ ये वाला पॉइंट है, तो यही तो लगाएगा बस, दैट इज N1। इस तरीके से फोर्स लग रही है। इस सरफेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाई। अच्छा, यदि मैं इस साइड का बनाऊं, यदि इसका बनाऊं तो मैं सरफेस 1 का, सरफेस 1 पे ये वाला ब्लॉक फोर्स लगा रहा हूं, कितनी? उतनी ही जितनी इसने लगाई है। कितनी? N1। क्योंकि भाई बच्चों हमने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं। थर्ड लॉ ये बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई जाती है। यदि ये वाला स्फीयर इस पर सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा तो ये वाला सरफेस भी ऊपर लगाएगा। जैसे मैं इस सरफेस में नीचे लगा रहा हूं फोर्स mg की फॉर्म में, और वही सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है नॉर्मल की फॉर्म में। जैसे मैं इसी की बात करूं, आपके पास ये वाले जो डायग्राम थे ना, इन्हीं दोनों की बात करता हूं मैं आपसे। एक सेकंड इसी में कर लेते हैं हम। जैसे ये रहा, दो अलग अलग कंडीशन बनाते हैं भाई। ये रहा, ये रहा ब्लॉक जिसका मास m है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। बताइए भाई इसका। तो भाई आपने कहा सर इधर फोर्स लगती है mg cos थीटा। सर पर मेरे को तो पता है कि नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है लो, नॉर्मल, और इधर फोर्स लग रही है कौन सी? mg sin थीटा। तो 3 फोर्स काम कर रही है। वैसे mg हमारी कहाँ लग रही होगी? नीचे की तरफ लग रही होगी। उस mg के हमने कंपोनेंट बना लिए, एक mg cos और एक। इस केस में बच्चा नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। और एक चीज ऐसे बन सकती है, ये रहा हमारे पास z, ये रहा हमारे पास m, नीचे हमारा रहा mg, और ऊपर हमारा रहा नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू हमारी mg हो जाएगी।
तो दोनों केस में आप देख सकते हो नॉर्मल हमारा अलग अलग तरीके से काम करता है। आगे ये कह रहा है बच्चों, डायग्राम शो दैट रफ प्लैंक सरफेस ऑन द सिलेंडर, ऑन ए सिलेंडर, ये वाला जो प्लैंक है ये वाला होगा, रफ प्लैंक रेस्टिंग ऑन द सिलेंडर विद वन एंड ऑफ द प्लैंक ऑन द रफ ग्राउंड। तो एक तो ये हमारा कौन सा वाला हो गया भाई, ये हो गया है हमारे पास, ये रफ प्लैंक हो गया, रफ प्लैंक, ठीक है। ये जो ग्राउंड है ये भी रफ है, और प्लैंक ऑन द रफ ग्राउंड, ठीक है। नेगलेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड सिलेंडर, तो ये वाला स्मूथ है हमारा, ठीक। कह रहा है डायग्राम शो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैंक, प्लैंक के ऊपर बताओ कितनी फोर्स लग रही है और कौन कौन सी। भाई देखो 3 सरफेस है यहाँ पे, एक सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। आइए तीनों के अलग अलग क्या बनाते हैं हम, एफबीडी बना के देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं गोला, और गोले पर देखते हैं कौन कौन सी फोर्स लग रही है। देखिए भाई सबसे पहले इस सरफेस को, ये जो है ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हो क्या रहा होगा, जैसे ही आपने प्लैंक इसके ऊपर रखा ये इधर मूव करना शुरू कर देगा। जैसे कोई सिलेंडर है, आप उसको रख रहे हो, उसको वजन रख रहे हो, अब जैसे आप इसके ऊपर वजन रखोगे तो ये, जैसे आप इसके ऊपर वजन रखा ना आपने, तो ये थोड़ा दबाने की कोशिश करेगा, ये तो आगे मूव कर जाएगा। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान सुन लो, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे ये है, जैसे आप इसके ऊपर रखोगे तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर जाएगा। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और एक फोर्स लग रहा है ये वाला पॉइंट, ये थर्ड सरफेस है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको बोलेंगे हम N3। नेक्स्ट ये सरफेस कौन सा है बेटा, 1। जब ये कांटेक्ट में है, यहां पर कांटेक्ट में है, ये 1 सरफेस है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोलेंगे N1। ये फोर्स लग रही है। और बताइए कोई फोर्स लग रही है बच्चों, एक कांटेक्ट में ये रहा, एक ये रहा, एक फोर्स लगेगी जिसको हम बोलेंगे mg। mg नीचे की तरफ इसका लग रहा होगा। ये 4 फोर्स लगेंगे, इसको हम बोलते हैं FBD। 4 फोर्सेस लग रही हैं बच्चों। अब देखिए इस सरफेस ने इसको इस तरफ N1 लगाया, भाई इस सरफेस को तो गुस्सा आएगा, वो कह रहा भाई मैं भी लगाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में कितनी, N1 फोर्स, N1 फोर्स लगा देगा ये। और बताइए इसके ऊपर सर एक काम और कर रहा होगा, इसका भी तो अपना मास होगा, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज नोन एज द mg। तो mg फोर्स लगेगी नीचे और नॉर्मल लगाएगा ऊपर। दूसरी चीज और, भाई जब ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा सिलेंडर, तो ये फिसलना चाहेगा, जैसे यहां से यूं आया तो यूं हो जाएगा। तो ये यू होते वक्त क्या हो रहा है, देखो हाथ देख रहे हो मेरा पीछे की तरफ जा रहा है। जब ये हाथ, ये वाला प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इस तरफ, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स लगेगी इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ रही है, मतलब इस वाला सरफेस 1 जो है हमारे पास, उसके ऊपर 3 फोर्सेस लगेंगी। भाई ये सरफेस इस पे इधर नॉर्मल लगाएगा तो ये वाला अपोजिट नॉर्मल लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। दूसरी चीज, भाई इसका भी अपना मास है तो नीचे mg लगेगा। तीसरी चीज, जब ये स्लाइड करना शुरू कर देगा तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो बच्चों इसमें ये फोर्स लग रही है। आइए अब सरफेस बात करते हैं सरफेस 3 की। सरफेस 3 भाई ये रहा, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था, तो इसने बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा दी ऊपर की तरफ N3, तो ये भी नीचे लगाएगा N3, एंड व्हिच इज N3 इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ब्लॉक। तो N3 उसके मास के बराबर होगा, ठीक है। और बताइए जब ये इस सरफेस पे इधर फ्रिक्शन लगा रहा होगा तो ये वाला इस पे इधर फ्रिक्शन लगा रहा होगा अपोजिट। और यदि इस प्लैंक का कोई मास है तो नीचे भी mg लग जाएगा। ये देख लोगे आप, जो इसका मास रहेगा वो mg की वैल्यू पुट कर देना, ऐसे m इंटू जी, ये हमारा आ गया, ठीक है ना भाई। ये सब चीज आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे वाह, एक क्वेश्चन ये है, पहले भाई आप सभी इसका एफबीडी खुद बना के देखिए, नॉर्मल कहां पर किस जा रहे हैं। पहली चीज मैंने क्या बताया, जहां पर कांटेक्ट में होगा वहां पर नॉर्मल लगेगी। तो आप सभी पहले इसको देखिए, उसके बाद आप मेरे को बताना कि भाई मेरा सर आंसर
सही आया हुआ था। दोनों चीज हमारी तब मैटर करेगी। मैं आपको बताऊं, आप पहले देख लेना, और भाई आपको यदि कंटेंट समझ में आता है तो लाइक कर दिया करो। 400 व्यूज 500 व्यूज चले जाते हैं और लाइक मिलते हैं सिर्फ 15। थोड़ा सा यूट्यूब भी हमारी वीडियोस को रिकमेंड करना शुरू कर दे, जिससे कि थोड़ी सी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आगे देखते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चों एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा यहां पर है, ये इसमें दिखना चाहिए कलर, ये कलर ही ऐसा है कि इसमें और कुछ दिखेगा ही नहीं। रेड कलर दिखेगा, ये रहा, दिख रहा है। एक पॉइंट ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल, जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतनी नॉर्मल। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लॉक ए के बारे में। ये रहा भाई ब्लॉक ए। ब्लॉक ए सर यहां पर एक कांटेक्ट में है, यहां पर एक कांटेक्ट में है सर, यहां पर एक कांटेक्ट में है सर, यहां पर एक कांटेक्ट में। तो भाई ये सरफेस 1 है जो लगा रहा होगा, ये सरफेस 2 है, ये वाला सरफेस 3 है, ये सरफेस 4 है और ये सरफेस 5 है। तो 5 सरफेस है भाई टोटल। तो ये सरफेस 1 इस ए पर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल इस तरफ, विच इज N1। नीचे वाला सरफेस लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, विच इज N2। ये सरफेस लगा रहा होगा इस तरफ, विच इज N3। इस सरफेस का अपना एक mg भी होगा। तो भाई 4 फोर्स लग रही है इसके ऊपर, N1, N2, N3 और mg। और बताइए कोई और कोई कांटेक्ट में हो, इसकी बात करते हैं अब सरफेस बी के बारे में। सरफेस बी, सरफेस बी बताइए भाई कौन सी फोर्स लगेगी। सर सरफेस बी एक तो इधर था और इस सरफेस ने इसके ऊपर N3 लगाया, तो भाई ये थोड़ा चुप रहेगा, ये भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा कितनी, N3। दूसरी चीज ये 5 है, ये हम ले रहे हैं 5, N5। और बताइए एक लगेगा नीचे की तरफ, विच इज व्हाट, mg। बात समझ में आ रही है आपको? नीचे mg, इधर N5, उधर N3। तो 3 फोर्सेस हमारे काम करने वाली हैं यहाँ पे इस केस में। बात समझ में आ गई? ये वाला हमारा रहा दिस इस तरफ, ये वाला इस तरफ और ये नीचे mg। तो इस सरफेस की हम नहीं बना रहे, हमें सिर्फ इन दोनों स्फीयर की चाहिए। पूरा क्या था भाई इन्होंने कहा था कि 2 spheres आर बिटवीन वॉल्स इन दिस फिगर, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, ड्रॉ द डायग्राम बोथ द स्फीयर्स का बनाना था बस। आपको समझ में आया तो बताना भाई जरा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है टेंशन। टेंशन पहली चीज बच्चों काम करती है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि बच्चों आप नॉर्मली ईयरफोन भी देख सकते हो। मैंने ईयरफोन के लिए अपने इनको इस तरीके से इस वाले हाथ को होल्ड किया हुआ है, तो होगा क्या, मैं इस वाले हाथ से इसे क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं। यदि मैं इसे स्टैटिक कंडीशन में ले आऊं तो मेरा ये वाला हाथ इस थ्रेड को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ। ये मूव नहीं कर रहा, ये अपनी तरफ खींच रहा है। ये हाथ तो फिक्स है और ये इसे इधर खींच रहा है। तो होगा क्या, हर पॉइंट पर मतलब यहां से लेके यहां तक थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट होंगे, जिस पॉइंट पर दोनों तरफ फोर्स लग रही होगी। मतलब ये इधर खींच रहा होगा और वो पॉइंट उधर, क्योंकि ये बाहर तो आ नहीं सकता, है ना, ये फिक्स रहेगा। ये हाथ मजबूत है 2.5 किलो का और ये बेचारा खींचने की कोशिश कर रहा है। और जब ये खींचने की कोशिश कर रहा है तो एक फोर्स लगेगी इस तरफ और इसकी अपोजिट फोर्स लगेगी उस तरफ। तो टेंशन का पहला रोल भाई क्या है, ये रही थ्रेड, और इस थ्रेड में होगा क्या, जैसे मैं पॉइंट ले लूं ये वाला, इस पॉइंट पर जब मैं इसको इधर खींच रहा हूं और ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, तो होगा क्या, जब मैं इसे इधर फिक्स खींचूंगा F4 से, तो ये फोर्स आगे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगी, ये अगले मॉलिक्यूल में, ये अगले मॉलिक्यूल में, ये अगले मॉलिक्यूल में, और इस मॉलिक्यूल पे एक फोर्स लगेगी इधर टेंशन और एक इधर लगेगी टेंशन। दोनों टेंशन हमारे पास क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लग रही है। जैसे यहां की बात करूंगा तो यहां पर भी सेम रहेगा, ये इधर लगेगा टेंशन
और एक इधर रहेगा टेंशन। तो दोनों टेंशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस पॉइंट को मान सकते हैं ए, इस पॉइंट को मान सकते हैं हम बी। तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, बी पॉइंट हमारे पास आ रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे कि बात करूं बच्चों, सपोज यहां वाले में हमारे पास मास है एम, एम मास का ऑब्जेक्ट है, नीचे लग रहा है हमारे पास mg और ऊपर लग रही होगी व्हाट, टेंशन। मैं आपको बताऊं, टेंशन इज जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे कि अपोजिट टू मोशन लगती है, यहां पर फ्रिक्शन जो है जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे होगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लग जाती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि यदि आपने उसे खींचा और वो खींच के आपके हाथ में आ गया तो टूट गया ना। फिर तो मतलब मैं इस ब्लॉक को नीचे खींचूं और ये नीचे खींच पाऊंगा तो मतलब ये स्प्रिंग तो टूट चुकी होगी। तो मेरा काम तोड़ना थोड़ा ना, ऐसे काम क्या है, उसे होल्ड करके रखना। होल्ड कैसे कर पाएगी, जब मैं नीचे फोर्स आऊंगा तो वो ऊपर तरफ फोर्स लगा देगी, एंड दैट टेंशन इन दिस केस इज इक्वल टू mg। जैसे यहां की बात करो, यहां की बात करोगे तो क्या होगा बच्चों, सेम चीज यहां पे बोल रहा है। इसका एफबीडी बनाओ। यहां पे क्या रहने वाला है, नीचे की तरफ लगेगी एक फोर्स mg sin थीटा, इस तरफ लगेगी फोर्स mg cos थीटा, एक ऊपर फोर्स लगेगी विच इज नॉर्मल, और जब ये इधर खींचेगा तो टेंशन ऊपर फोर्स लगा देगी विच इज t। तो t इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, ये हमारा जानना है। t इज इक्वल टू mg sin थीटा, ये हमारी कंडीशन है कि t हमारा mg sin थीटा के बराबर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? ये सब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे t इज इक्वल टू mg है और यहाँ पे t इज इक्वल टू mg sin थीटा है। चीज ये है, सर एक बात बताइए, ध्यान सुनना इस बात को, लॉजिकल है, पेपर में पूछी नहीं आती पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। सर एक बात बताइए, जो हम फोर्स लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना चाहता हूं, ये सामने मेरे पास डेस्क रखा हुआ है, इस डेस्क को मैं मूव कराना चाहता हूं तो कैसे करूं? सर पहला एक तरीका है कि मैं डायरेक्ट धक्का मारना शुरू कर दूं, पहला चीज, उसे हम बोलेंगे पुश या पुल। एक तो तरीका हमारा रहा फोर्स का ये वाला। दूसरी चीज, आपने देखा होगा काफी बार गाड़ी जब खराब हो जाती है, पीछे वाली गाड़ी रुक जाती है तो आगे वाली गाड़ी एक रस्सी लेती है, एक चेन लेती है, उससे बांधती है और उसे खींच के ले जाती है। तो जब एक थ्रेड, एक रोप, एक चेन जब आगे की तरफ कोई फोर्स लगाता है तो पीछे की तरफ क्या लगाती है, टेंशन। तो दूसरा तरीका हमारा होता है अटैचमेंट टू अनदर बॉडी, मतलब दो बॉडीज को मैं कैसे अटैच करूं, किस तरीके से अपनी फोर्स को उसके अंदर ट्रांसफर करूं, ये मेरा कंसेप्ट आता है। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हमने कहा भाई एक काम करो, सिंपल सी चीज, आप रस्सी जोड़ दो, स्ट्रिंग जोड़ दो। जैसे आप रस्सी जोड़ोगे और रस्सी जोड़ने के बाद भाई वो आगे की तरफ खिंचा हुआ आ जाएगा। तो रस्सी को जब आप जोड़ रहे हो तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझनी है और देखनी है। पहली चीज कह रहा है इफ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, भाई पहला पॉइंट, जो हमारी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप जब उसे आगे की तरफ खींचो तो वो बिल्कुल एक्सटेंशन हो जाए, जैसे रबर बैंड। वो रबर बैंड की तरह इनएक्सटेंसिबल नहीं होनी चाहिए, मतलब रबर बैंड तो एक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंशन हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है उसकी, लेकिन ये कह रहा है जो आपकी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब उसकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए फोर्स लगाने की वजह से। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस कनेक्टेड टू थ्रू द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम। ये कह रहा है भाई जब आप कभी भी दो ब्लॉक को, जैसे हमारे पास ये दो ब्लॉक हैं, मेरे पास बच्चों ये दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक M1 है और दूसरा ब्लॉक M2 है। बच्चों मैंने इन दोनों M1 और M2 को स्ट्रिंग से जोड़ दिया है और ये पूरा पूरा सिस्टम इस तरह मूव कर रहा है विद द एक्सेलरेशन A। तो ये कह रहे हैं कि जब कभी भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट को आप इन्हें कनेक्ट कर देते हो स्ट्रिंग के थ्रू, तो एक सोचने वाली बात ये है, बताने वाली बात ये है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। लेकिन कंडीशन कब है, जब वो दोनों इनएक्सटेंसिबल होंगी। तो यदि एक्सटेंसिबल होती तो दोनों का भाई एक्सेलरेशन सेम नहीं होता। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट कह रहा इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस टेंशन इन इट सेम एवरीवेयर, हाउएवर इफ द स्ट्रिंग हैज ए, मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों में इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कितने भी पॉइंट बना दो, हर पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। बट
क्या बोल रहे बेटे, इफ टेंशन इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, कब, व्हेन द स्ट्रिंग हैज मास। यदि स्ट्रिंग का मास आ जाए तो बताइए कि हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ब्लॉक हमारे पास है भाई 2 किलो का, इसको कनेक्ट कर रखा है हमने 5 किलो के ब्लॉक से। मैं चाहता हूं टेंशन निकालना ए, बी और सी। भाई पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर, तीनों पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी। आपके पास, हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में एक बार, कि ऐसा ही एक डायग्राम दे रखा था, वो कह रहा है इस पॉइंट पर टेंशन बताइए। तो ये तभी है जब हमारे पास स्ट्रिंग का मास होगा। यदि मासलेस स्ट्रिंग है तो आप तीनों पॉइंट पे टेंशन क्या बोल दोगे, सर सेम है। इफ द पुली इज मासलेस फ्रिक्शनलेस, टेंशन विल बी सेम ऑन बोथ साइड। काफी बार क्या होता है बच्चों, हम फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए बीच में पुली ले लेते हैं। जैसे ये रही पुली, यहाँ पे मास लगाया हुआ है, मास 5 kg का है, और यहाँ पे एक मास लगाया हुआ है जो मास 7 kg का है। तो जैसे ही आप इन दोनों मास पर अटैच कर रहे हो तो आप ये देखोगे जो इस साइड टेंशन होगी भाई इस साइड रहेगी, इधर भी टेंशन T है और इधर भी टेंशन T है, इस तरीके से आप मानोगे। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए, दैट पुली मस्ट बी मासलेस। ये हमारी बात है। आगे बात करते हैं और बताइए बच्चों। नेक्स्ट नोट, हमारे पास 2 नोट आए हुए हैं 500 रुपए के। देखते हैं क्या है नोट। पहला पॉइंट, if the string is attached to a block then it can apply force only the block in only one direction। एक भाई चीज लॉजिक है, यदि आप कभी भी गाड़ी से चेन या फिर स्ट्रिंग बांध दो, रस्सी बांध दो, तो रस्सी सिर्फ एक काम करती है, एक डायरेक्शन में फोर्स लगा पाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं। दोबारा से हमारे ईयरफोन काम आएंगे। भाई ये रहा फोर्स, मैंने इस हाथ को इस रस्सी से बांध दिया, तो भाई ये हाथ सिर्फ इसको खींच सकता है, आगे की तरफ खींच सकता है। यदि मैं इस हाथ को पीछे की तरफ पुश करना चाहूं इस स्ट्रिंग के थ्रू तो कर ही नहीं पाऊंगा। देखो ऐसे कर दो, नहीं हो पा रहा। तो ये कह रहे हैं कि जब कभी भी आप इसे अटैच करोगे, किससे, स्ट्रिंग से, तो आप सिर्फ फोर्स एक डायरेक्शन में लगा सकते हो। लेकिन यदि मैं इसके हाथ के बीच में और इसके हाथ के बीच में मैं एक रॉड लगा दूं, तो मैं जब फोर्स लगाऊंगा, अब देखो दोनों मूवमेंट, यहां लगाऊंगा तो हाथ ऐसे जा रहा है और यहां खींचूंगा तो हाथ ऐसे जा रहा है। तो इनका दूसरा पॉइंट ये है कि इफ द ब्लॉक इज अटैच्ड टू द रॉड, यदि मैं रॉड से कनेक्ट कर दूं, इट कैन अप्लाई द ब्लॉक इन बोथ डायरेक्शन। सो टुवर्ड्स द ब्लॉक तो उसे पुश बोल देंगे, और अवे फ्रॉम द ब्लॉक तो पुल बोल देंगे। मतलब ऐसे इधर खींचोगे तो पुल, और ऐसे कर दोगे तो पुश हो जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन है। भाई देखो मेरी बात सुनो, हमारा टॉपिक ही था अटैचमेंट ऑफ बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी की अटैचमेंट दूसरी बॉडी से कैसे कैसे की जाए। तो हमने कहा भाई फोर्स ट्रांसफर करनी है तो एक काम कर सकते हो, तो डायरेक्ट टच करा दो। जैसे ही आपने डायरेक्ट टच कराओगे तो वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पुश करेगा तो आगे मूव कर जाएगा। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा, हम स्ट्रिंग के थ्रू या रोप के थ्रू रन कर सकते हैं। और तीसरा चौथा तरीका हमारे पास क्या है कि हम रॉड के थ्रू भी करंट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं पहले इसकी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे न्यूमेरिकल जो हम करने वाले हैं उसका एक प्रिंसिपल है। क्या है भाई वो प्रिंसिपल बोलता है नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स या नेट पुशिंग फोर्स। नेट, मैं आपको लिख देता हूं, क्या लिख सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स और इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू नहीं, और फोर्स कौन सी वाली, पुशिंग फोर्स। तो पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स इज इक्वल्स टू एफ नेट इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ये प्रिंसिपल हमारे पास है, एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज हमारे पढ़ने वाली है, ठीक है भाई। तो हमारे पास 2 ब्लॉक है बच्चों, एक 4 kg का है और एक 2 kg का है, साइड बाय साइड रखा हुआ है और 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी जा रही है। 4 kg के ऊपर, 4 kg का 2 kg का ब्लॉक था, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहला काम जहां जहां पर मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ तो वहां पर पहले मैं कहता हूं कि एफबीडी बनाओ, एक्सप्रेशन निकालो। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर जो इस पूरे वीडियो में हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले निकाला करेंगे एक्सेलरेशन।
क्या निकालेंगे भाई? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एफ नेट अपॉन टोटल मास। टोटल मास ऐसे कैसे सर ले रहे हैं भाई? एक बात बताओ, इन दोनों की जगह मैं इन दोनों को एक बॉडी नहीं मान सकता? यदि मैं इन दोनों को एक बॉडी मान लूं, भाई एक 4 किलो है और एक 2 किलो है, मैं मान लूं 6 किलो का बॉक्स है, भाई दोनों को मिला के 6 तो होगा। तो मैंने बोल दिया भैया टोटल मास कितना है इसका? टोटल मास इज इक्वल टू 6 kg। नेट फोर्स कितनी लग रही है भाई? दोनों पे अलग अलग थोड़ा लग रही है, दोनों एक साथ ही तो हैं, तो दोनों में फोर्स कितनी लग रही है? नेट फोर्स इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। कितने पे? 6 kg पे। बोलो हाँ या ना? तो एक्सेलरेशन भाई मेरा आ गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 से काट दोगे तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सिंपल सी बात, 20 न्यूटन फोर्स ये से आ गया। अब हम बनाएंगे इन दोनों के एफबीडी। आइए एफबीडी बनाते हैं। ये रहा हमारा सरफेस और ये हमारा 4 kg, 4 kg का ब्लॉक। भाई ध्यान सुनो, जब मैं 4 kg की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एफबीडी में 4 kg को ही ले रहा हूं। बस हो क्या रहा होगा, मेरा 4 kg यहां रखा हुआ है, इस 4 kg बेचारे 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन। भाई ये वाला ब्लॉक आगे जाना चाह रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए इस 2 न्यूटन ने कहा वो भाई वो सर पे चढ़ा जाएगा क्या, रुक जा 2 सेकंड के लिए। जैसे ही आगे कुछ हो रहा था तो इसने इसको धक्का मार दिया। क्यों लगा रहा धक्का? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस साथ कांटेक्ट में था, कांटेक्ट फोर्स में पढ़ा था हमने नॉर्मल फोर्स। ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन सी वाली? एन फोर्स। भाई 20 न्यूटन मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। वैसे नॉर्मल फोर्स को आप आर और एन किससे भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप आर ले सकते हो, लेकिन हमने 20 के बाद न्यूटन ही हटा दिया तो भी चल जाएगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लग रही है भाई, और ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है इस तरफ। भाई एक बात बताइए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में ही नेट फोर्स होती है, या फिर वाइस वर्सा बोल ले, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन भी होता है। ऑब्वियसली बात है, जिस साइड फोर्स आप लगाओगे उस तरफ से बॉडी मूव करेगी। तो हमारे पास आ गया है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन इस तरफ है तो मतलब ये वाली फोर्स ज्यादा है, 24 ज्यादा है, माइनस n इज इक्वल टू 4a आ गया बच्चों हमारे पास, 4a। पहली चीज ये आ गई। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। 2 kg का ब्लॉक है भाई। एक बात बताओ, 2 kg का जब ब्लॉक रखा हुआ है, बच्चों क्या 20 न्यूटन इस 2 kg पे फोर्स लगा रहा है? नो सर, वो तो सिर्फ इस पे लगा रहा था, लेकिन इस ब्लॉक ने इसके पर एक n फोर्स लगाई है, तो ये तो चुप बैठेगा नहीं, ये भी n फोर्स लगा देगा और एक्सेलरेशन होगा इधर। तो क्या आएगा हमारे पास? n इज इक्वल्स टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। बच्चों नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितनी नेट फोर्स लग रही है? सर एक ही फोर्स लग रही है बस। कौन सी? n। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये n इधर लग रहा है, तो n इज इक्वल टू नेट फोर्स n ही है, ma। n इज इक्वल टू मास कितना है? 2 इंटू a कितना आया था बच्चों? ये रहा 10/3, तो 20/3 नॉर्मल फोर्स आ गई न्यूटन, ठीक है ना। इसे n1 मान लेते हैं, ये ब्लॉक उसके ऊपर n1 फोर्स लगा रहा है, वरना दिक्कत हो जाएगी। भाई बताइए 20 माइनस 4a इज इक्वल टू n1 और 20 माइनस 4 इंटू a की जगह 10/3 पुट करेंगे, n1 एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा, 60 माइनस 40/3, 60 माइनस 40 20/3 आ गया न्यूटन। दोनों तरीके से n1 की वैल्यू ये आ गया। अच्छा एक चीज और है सर, जब हमने इसको एफबीडी बनाया तो भाई 4 kg के ऊपर 2 फोर्स नहीं लग रही होंगी, सिर्फ एक फोर्स तो लग रही होगी, नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर ये लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगा होगा? नॉर्मल
इसे आर मान लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे mg r के बराबर होगी, इसलिए हमने इस फोर्स को लिया ही नहीं, क्योंकि मोशन हमारा हो रहा था टुवर्ड्स राइट, तो राइट और लेफ्ट की तरफ जो भी फोर्स लगेंगी वो हम सारा इसमें कंसीडर करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली चीज है। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक में हम अलग तरीके से लेंगे। पहले बात करेंगे बच्चों नेट फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना भाई। नेट फोर्स कितनी लग रही है सर 12, टोटल मास कितना है सर 3 2 5 और 1 6 इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों 12/6 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर क्या करेंगे, 3 हो गए, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे अलग अलग तरीके से। भाई बात करते हैं 3 पे। 3 का बताइए कौन कौन से कांटेक्ट में है। एक तो इधर है 12 न्यूटन सर, एक ये वाला ब्लॉक इससे कांटेक्ट में है, जब ये आगे मूव करने की कोशिश करेगा तो ये वाला ब्लॉक इसे पुश कर देगा, कितना इस तरफ, which is n1। ब्लॉक मूव कहां कर रहा है सर इस डायरेक्शन में, कितने एक्सेलरेशन के साथ। नेट फोर्स सर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगी, तो हमेशा ज्यादा में से कम फोर्स को माइनस करेंगे, तो 12 में से n1 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3a। तो कितना आ जाएगा 12 माइनस n1, 3 इंटू a की जगह 2 आ जाएगा बच्चों। तो n1 मेरा कितना आ जाएगा बताइए 12 माइनस 6 इज इक्वल टू n1। n1 की वैल्यू मेरे पास 6 न्यूटन आ गई, 12 माइनस 6 6 न्यूटन। दूसरी चीज सर यदि मैं 2 kg की बात करूं, यहाँ पर 2 kg की, 2 kg पे एक फोर्स तो लग रही है इधर, जब इसने इस पर n1 लगाई होगी तो भाई ये भी तो n1 लगाएगा, जब ये आगे मूव करेगा तो ये भी इसे कांटेक्ट में इधर फोर्स लगा देगा, ले भाई इधर, इसको हम मान लेते हैं n2। इस तरफ हो रहा है हमारा एक्सप्रेशन a। तो बच्चों बताइए हमारा इस ब्लॉक पे फोर्स कौन सी ज्यादा होगी, ये वाली, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। तो वो एक सिंपल सी बात बोलो, आपको मैं बताऊं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो वाली फोर्स ज्यादा होगी। तो डायरेक्शन की एक्सेलरेशन डायरेक्शन राइट, इसकी डायरेक्शन राइट, तो n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 2a। n1 कितना है भाई हमारे पास 6 न्यूटन, माइनस n2 2 इंटू एक्सेलरेशन के 2 तो 6 माइनस n2 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू n2। n2 कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2 न्यूटन आ गया, हाँ या ना। अब बात करते हैं इस वाले की, लास्ट वाले की छुट्टन की। तो 1 kg जो बचा हुआ है हमारे पास, 1 kg पे फोर्स लगाइए भाई। जब इसने इस पे n2 लगाया था तो वो वापस लगाएगा, एक्सप्रेशन इधर होगा, n2 इज इक्वल टू ma आ जाएगा। और ma कितना है भाई, n2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, n2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है भाई। ये चीज हमारे पास आ गई है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, बस थोड़ा सा बदलाव। क्या सर इधर लग रही है 120, इधर लग रही है 50। अब मुझे इस केस में लगानी पड़ेगी नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पर। ये पूरे सिस्टम का मास कितना है बेटा 4 और 2 6 और 1 7। इस पूरे सिस्टम को मैं ऐसे मान लेता हूं 1 7 किलो का है। इधर लग रहा है कोई 120, इधर लगा रहा है कोई 50। फोर्स ज्यादा ये वाली है तो एक्सप्रेशन इधर होगा। एफ नेट कितना आएगा ये बताओ भाई। एफ नेट आएगा 120 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 70। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है 7 इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू 70। एक्सलेशन हमारा आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए भाई कोई दिक्कत है तो बताओ। ये हमारे पास ब्लॉक है, नेट फोर्स हमारी कितनी आ रही है 70 न्यूटन, एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करा जाए, अब तो कुछ नहीं भाई, बना लो इस ब्लॉक को बना लो। ये रहा ब्लॉक 1 kg और इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इधर लगा रहा है कोई 120। ये वाला ब्लॉक बेचारा इसको धक्का मार रहा होगा, पुश कर रहा होगा कितने से n1 से, और ब्लॉक मूव करेगा इधर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लगा लो यार, 120 माइनस n1 इज इक्वल्स टू ma, m कितना है 1 इंटू 10। तो 120 माइनस 10 इज इक्वल टू n1, और n1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी
110 न्यूटन N1 सॉरी N1 110 न्यूटन आ जाएगा। इस तरीके से फाइंड कर सकते हो बड़े आराम से भाई। इसके बाद ये ब्लॉक भी करना आप, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे हिंट देता हूं, आंसर मुझे कमेंट में डाल देना जिससे कि मैं चेक करके बता दूंगा। भाई यदि इसने इसके ऊपर N1 लगाया है तो भाई ये वापस कर देगा N1। ये वाला ब्लॉक जैसे इधर मूव करेगा तो ये वाला भी लगा देगा इधर, ये लगा देगा N2 और एक्सप्रेशन इधर ये होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट तो नहीं आ रहा सर इसमें 120 क्यों नहीं ले रहे? पिछले वाले में भी आ सकता था भाई 120 क्यों लेंगे? हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस ब्लॉक की। इस ब्लॉक को डायरेक्ट कौन फोर्स लगा रहा है? सिर्फ एक इधर ये और ये लगा रहा है N1, ये लगा रहा है N2, बस बात खत्म हो गई। आगे 2 masses है M1 M2 कनेक्टेड बाय द मासलेस स्ट्रिंग। भाई यहां से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं थोड़े से अलग तरीके से। मतलब अभी तक हम लगा रहे थे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फोर्स, लेकिन अब हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। अब फोर्स कैसे लग रही है भाई हमारे पास? जैसे ये मेरे पास ब्लॉक है 30 kg। पहले तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। तो 2 तरीके हैं एक्सेलरेशन निकालने के, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं एक क्वेश्चन में, बाकी दूसरा अपने आप कर लेंगे। पहले चीज सर 30 और 50 दोनों को एक बॉक्स मान लो। कितनी फोर्स लग रही है F की जगह? आई थिंक 200 न्यूटन होगी। 200 न्यूटन फोर्स लग रही है बच्चों हमारे पास। एक काम करो सर, एक तो इसे 80 kg का मान लो पूरा ब्लॉक 80 kg, और इधर फोर्स लग रही है विच इज 200 न्यूटन, और ये ही होगा एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल्स टू ma। फिर फोर्स कितना लग रही है 200, मास कितना है 80 इंटू एक्सेलरेशन। 0 से ये कट जाएगा 20/8 आ रहा है बच्चों। बेटा इसे काटोगे तो 4 से कट जाएगा, यहां से 2, ये 5 और ये 2। एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है 5/2 मीटर पर, ये चीज आ गई। अब बच्चों अलग अलग 30 kg का बनाते हैं। 30 kg बताइए इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? सर इधर एक फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, एक पीछे लग रही है टेंशन। रोक रहा होगा ना, जैसे इसे पकड़ने की कोशिश करेगा वो थोड़ा सा रोकेगा, ज्यादा मास है, कम होता तब भी रोकता, क्योंकि मैंने बोला नहीं जैसे ही मोशन लगता है टेंशन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन लगती है। तो ये इधर एक्सेलरेशन कहां हो रहा है सर? इधर कितने से 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स, तो ये वाली फोर्स ज्यादा है। और जब नेट फोर्स निकालना है तो क्या होता है? ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स। तो क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितनी बच्चों? 200 माइनस टी, मास की जगह 30 और एक्सेलरेशन 5/2। काट दो इसे 15, तो 200 माइनस 15 इंटू 5 75 इज इक्वल टू टी। टी कितना आ गया बच्चों? टी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 125 न्यूटन। बेटा टी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। यदि इसका भी डायग्राम बनाएंगे तो इसका भी बना लेते हैं। इसका डायग्राम कैसा आएगा बताओ? ये आ रहा है हमारा 50 kg, इधर आ गई टी, इधर आ रहा है एक्सेलरेशन, तो लिखोगे टी इज इक्वल टू एम ए। टी इज इक्वल टू 50 इंटू कितना आ रहा है 5/2, काटोगे तो 25 इंटू 5 125 न्यूटन आ रहा है। चाहे आप किससे भी निकालो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। अच्छा मेरे को ये लगता है ये वाला तरीका हमारा बहुत छोटा हो गया, क्योंकि अब एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं ऐसे ही। अच्छा इसके अलावा तरीका सर क्या पढ़ाया था आपने? इसके अलावा तरीका हमारा ये था कि आप एक्सेलरेशन डायरेक्ट बंद निकालो ऐसे करके, दोनों का एफबीडी बनाओ, उसमें वैल्यू पुट करो, फिर आएगा हमारा आंसर। लेकिन मेरे हिसाब से आप इस तरीके से फाइंड करोगे तो बहुत ईजी है हमारे लिए। मैं आपको वाला तरीका बता दूं क्या? चलो एक बता देते हैं। इसका बनाइए 30 kg का, इधर लग रही है 200 न्यूटन, एक्सेलरेशन है इधर लग रहा है टी। तो आप लिखोगे 200 माइनस टी इज इक्वल्स टू 30a, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी बनाओगे, इसकी कितनी बनेगी बताओ? ये 50, इधर लग रही है टेंशन, एक्सेलरेशन भी है इधर, तो t माइनस टी इज इक्वल टू 50a। ये इक्वेशन आ गई 2। बच्चों इस t की वैल्यू को यहां पर कर दो, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 50a इज इक्वल टू 30a। 200 इज इक्वल टू 80a, a इज इक्वल टू 200/8। 5/2
2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है वैसे कर लो, जैसे आपको करना है वैसे कर लो। इस ब्लॉक में भी यही है, दो अलग अलग टेंशन है, तो यहाँ T1 मान लेते हैं, यहाँ T2 मान लेते हैं। सबसे पहले सर एक्सप्रेशन निकालते हैं फटाफट। इन तीनों को रिप्लेस करते हैं, 1 से 4 और 2 6 और 1 7। सर मतलब एक 7 kg का ब्लॉक्स मान सकते हैं हम, और फोर्स लग रही है 14 न्यूटन। F net इज इक्वल टू ma, मतलब टोटल मास, और F कितना है 14, मास 7 इंटू ए कितना आ गया है 14/7, काटोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सप्रेशन आ गया। अब सर इसका ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं, बताइए बेटा कितना आ रहा होगा 1 kg। इधर सर फोर्स लगेगी 14 न्यूटन। सर जब ये ब्लॉक्स को हम आगे खींचेंगे तो टेंशन मोशन के अपोजिट लगती है, आपने कहा ये लग रही होगी इधर, कितनी T1। ये मत देखना बच्चों हर पॉइंट पे अपोजिट दोनों डायरेक्शन में लगती है फोर्स, हमेशा हमेशा। तो ब्लॉक का मूव करा इस तरफ, कितनी एक्सप्रेशन के साथ, A इक्वल टू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए एक्सप्रेशन इधर है तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, ये वाली। तो 14 माइनस T1 इज इक्वल टू ma। 14 माइनस T1, m की जगह 1, a की जगह 2, तो बच्चों कितना आ रहा है 14 माइनस 2 इज इक्वल टू T1। T1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ रही है 12 न्यूटन। ठीक है, बीच में एक और आ रहा है हमारा 2 kg का। अब 2 kg पे इधर एक फोर्स लग रही है T1, इधर एक फोर्स लग रही है T2, और एक्सेशन हो रहा है इधर। बताइए भाई T1 बड़ा है, एक्सेशन तरफ है, माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। T1 की जगह 12, T2 हमें पता नहीं है बच्चों, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 12 माइनस T2 इज इक्वल टू 4, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू T2, और T2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन आ गया। आप तीसरे का भी डायग्राम बना सकते थे। तीसरा क्या था बच्चों, 4 kg का ब्लॉक था ना, और एक T2 फोर्स लग रही है, ये रहा, सिर्फ एक फोर्स लग रही है इसके बाद 4 kg का है, और एक फोर्स लग रही है कितनी T2। तो क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन इस तरफ है, T2 इज इक्वल टू ma। तो T2 इज इक्वल टू m कितना है बेटा 4, एक्सप्रेशन कितना है बताइए, एक्सप्रेशन कितना है 2 आया था ना ऊपर, T2 हमारे यहां से भी 8 न्यूटन आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब इसके बाद हमारी आती है सर मोशन हॉरिजॉन्टल नहीं है, अब मोशन है वर्टिकल। अब क्या करें, हॉरिजॉन्टल, अब क्या करें सर, हमारे पास मोशन कैसा है, अब मोशन हमारे पास है वर्टिकल। बच्चों काम तो अभी वही करेगा, क्या बोलते थे, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगी उस तरफ एक्सीलरेशन होगा, या जिस तरफ एक्सीलरेशन होगा उस तरफ की फोर्स ज्यादा होगी। तो बच्चों ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है, जब ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन हो तो ये वाली फोर्स ज्यादा है, तो क्या लोगे 100 माइनस नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, कौन सी, m इंटू जी, mg, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। आइए वैल्यू पुट करते हैं, 100 माइनस 4 इंटू जी की जगह 10 आ गया, m की जगह 4 ले लो, इंटू एक्सीलरेशन ले लो, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। बच्चों काट दोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला ब्लॉक हमारा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। कब, जब आप इस पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो। यदि इसी की जगह ये हो जाए तो, भाई सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास, 4 और 2 6। अब मान लेते हैं सर 6 किलो का बॉक्स ऊपर लेके जा रहे हो आप, 120 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, बहुत बढ़िया। सर बताइए नीचे क्या लग रहा होगा इसके ऊपर, 6 इंटू जी, तो क्या लिखोगे आप, इसको पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को एक बॉडी मान लिया और इसको रिप्लेस कर दिया है ऐसे, 4 और 2 6, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना बच्चों
120 माइनस 6G 6A आ गया। 120 माइनस 6 इंटू जी की जगह 10 लिख लेते हैं, 6 इंटू ए आ जाएगा। बच्चों 120 6 इंटू 10 60 इज इक्वल टू 6 है, 60 इज इक्वल टू 6 है। काट दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया भाई, डन, एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं 4 kg की, सिर्फ 4 kg की। सर 4 kg का यदि मैं बनाऊं, एक तो ऊपर फोर्स लग रही है कितनी 120, एक नीचे अपना ही इसका वेट है mg, और एक सर एक रस्सी भी खींच रही है इसको, नीचे की तरफ लग रहा है t। भाई ये बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, वो कहते हैं सर ये वाला t भूल जाते हैं या फिर mg भूल जाते हैं। तो जब कभी भी एफबीडी बनाओ वर्टिकल डायरेक्शन के लिए चीज ध्यान रखना कि यदि नीचे रस्सी भी है तो नीचे टेंशन भी लग रही होगी भाई, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो वैसे ही टेंशन नीचे तरफ खींचेगी। और आप सोच सकते हो यार, जैसे मैं बताऊं, आपसे बोल दिया जाए कि आप एक रस्सी से लटक जाओ और मैं रस्सी को हेलीकॉप्टर से बांध देता हूं और हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा, अब कितनी देर तक पकड़े रहोगे भाई उसे? आपके हाथ भी तो पकड़ के रखना है ना उसे, तो आपके हाथ एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, तो आप टेंशन अप्लाई नहीं कर पाओगे अपने हाथों को पकड़ने के लिए। तो भाई ऊपर की तरफ ब्लॉक जा रहा है, ऊपर कितना एक्सेलेरेशन के साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो बताइए बच्चों, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम आएगा। नेट फोर्स कितना है ऊपर की तरफ 120 माइनस ये दोनों mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma। तो 120 माइनस m की जगह बच्चों 4 इंटू जी की जगह 10 माइनस t इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सप्रेशन की जगह भी 10 ही आएगा बच्चों। तो बताइए t कितना आ जाएगा 120, 4 इंटू 10 40, 120 माइनस 40 80 माइनस t इज इक्वल्स टू 40। इसे उधर ले जाइए, 80 माइनस 40 इज इक्वल्स टू t, 40 इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम और कर सकते हो आप। कैसे भाई, नीचे वाले का एफबीडी बना लो। नीचे वाले के एफबीडी में क्या होगा, 2 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर से ऊपर लग रही है रस्सी खींच रही है, नीचे लग रहा है इसके ऊपर 2g और ऊपर लग रहा है एक्सेलरेशन। तो क्या लिखोगे भाई, आप इसे लिखोगे t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a। बच्चों t निकालते हैं यहां से, t माइनस 2 इंटू 10 और 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह 10, तो कितना आ जाएगा t माइनस 20 इक्वल्स टू 20, माइनस 20 हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया। t इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया। चाहे आप इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है। बच्चों अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया है कि 5, 2 और 3 kg के बॉक्स हैं, ब्लॉक है। यहां पर हम मान लेते हैं दैट इज T2 और यहां पर मान लेते हैं दैट इज T3। ये आपके पास एसएल अरोरा क्वेश्चन है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी बॉडी है वो नीचे से ऊपर जा रही है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार हमें क्या कर दिया गया है, हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन दे दिया। अच्छा जो T1 है वो विच इज इक्वल टू क्या होगी भाई, फोर्स। भाई आपने क्या करा, रस्सी को यूं पकड़ के ऊपर खींच दिया, तो आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो टेंशन किसके बराबर हो गई है, F के बराबर। अब होगा क्या, पहले हम क्या करते हैं, तीनों को रिप्लेस कर दो भाई एक मास से, एंड दैट वन मास इज 5 + 2 7 और +3 इज 10 kg। ऊपर लग रहा है फोर्स F विच इज ऑल्सो इक्वल टू T1, नीचे लग रहा होगा इसका 10g और एक्सेलरेशन आ रहा है इधर। तो हम पहले चीज तो यूज कर सकते हैं T, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो वाली फोर्स बड़ी, तो T1 माइनस 10g इज इक्वल्स टू 10a। T1 माइनस 10 इंटू, अब आपकी मर्जी से कितना लेना चाहते हो, आप इसे 9.8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो, इन्होंने क्वेश्चन में 9.8 लिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2। भैया 9.8 इंटू दिस, सर T1 हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 98 इज इक्वल्स टू 20। T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 118 न्यूटन, पहली चीज। बच्चों अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक की। T2 वाले के लिए बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा 5 kg की बात करते हैं,
5 kg की बात करने वाले हैं, 5 kg। बच्चों ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है हमारे पास T1, नीचे लग रहा है T2, क्योंकि बच्चों जब ऊपर खींचोगे तो T2 अपोज करेगा, और नीचे एक फोर्स लग रहा है दैट इज 5G। ये समझने वाली बात है भाई, क्योंकि बॉक्स जब नीचे से ऊपर जाता है तो भाई नीचे ग्रेविटेशन फोर्स तो लगती ही है, तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, और ब्लॉक हमें पता ही ऊपर जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज है भाई। तो क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 माइनस 5G इज इक्वल्स टू 5A। T1 माइनस, अच्छा T1 तो पता है बच्चों आपको, T1 की वैल्यू कितनी आ रही है 118। T2 सर ये नहीं पता हमको, ये 5 इंटू 9.8 और इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2। ठीक है भाई, इस T2 को उधर ले जाओ, इन सबको इधर ले आओ, तो 118 माइनस भाई 5 इंटू दिस, ये हमारा जाएगा 49, ये माइनस 10 इज इक्वल्स टू T2। ये कितना आएगा भाई हमारे पास बताइए, 100 दिस 108, 108 माइनस 49 इज इक्वल्स टू T2 आ जाएगा। भाई 108 में से 49 माइनस करोगे कितना बचेगा, एक ये चीज ले लोगे इधर, ये 18 हो जाएगा, 18 में से करोगे तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5, दिस इज 5 आ। ठीक है, 59 न्यूटन हमारे पास आ गया है, T2 इज इक्वल्स टू 59 न्यूटन। इस तरीके से आपको चीज देखनी है। आगे बात करोगे तो लास्ट वाले की बात कर लेते हैं भाई, कौन सा है लास्ट वाला, 3 kg का। अब 3 kg की बात करोगे तो भाई ऊपर लग रहा होगा T2, नीचे लग रहा होगा 3G, बॉक्स तो मूव ऊपर कर ही रहा है, तो T2 माइनस 3G इज इक्वल टू 3A। तो T2 माइनस 3 इंटू 9.8 आएगा, 3 इंटू A की वैल्यू 2 है, T2 इज इक्वल टू 6 प्लस ये हमारा जाएगा 29.4, T2 हमारे पास आ जाएगा 35.4 न्यूटन। आंसर चेक करें भाई कितना आ रहा है इसका आंसर, 35.4 न्यूटन ही आ रहा है। एसएल वालों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही डायरेक्ट तरीके से कर दिया है। मेरे को लगता है यदि कोई बच्चा उसे फर्स्ट टाइम कर रहा होगा तो कर पाएगा। सर हम 2 वाले का भी बना सकते थे, भाई 2 वाले का भी बना सकते हो, आपको मैं 2 वाले का बना के दिखा देता हूँ। ये लो 2, ये रहा हमारा 2 kg, ऊपर लग रहा होगा T2, नीचे लगेगा T3, और नीचे एक 2G भी लगेगा, क्योंकि उसका अपना मास भी नीचे की तरफ जा रहा होगा और पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है ऊपर की तरफ। क्या करोगे, T2 माइनस T3 माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A। वैल्यू पुट कर दो, T1 आपने निकाल लिया था मेरे हिसाब से, और T2 और T3 चाहिए, आई थिंक T2 भी हमने निकाल लिया था कितना, विच इज 59। वैल्यू पुट कर दो, T3 आप यहां से आ जाएगा 59 माइनस व्हाट इज दैट, T3 चाहिए हमें 2 इंटू 9.8, और ये कितना आएगा बच्चों हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 इंटू 2 है। सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारा आ रहा है 35.4। यहां से भी T3 की वैल्यू आपके पास 35.4 न्यूटन ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब हमारे पास आ गया है पुली वाला क्वेश्चन प्रॉपर। अब हम इन क्वेश्चन में करें क्या, मैंने आपसे बोला नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब बोलो सर इसमें भी नेट फोर्स लगा लेंगे क्या, हाँ भाई, 2 तरीके से निकाल के दिखाऊंगा आपको। भाई देखो इधर लग रही होगी हमारे पास एक फोर्स M2G है ना, तो M2G, और इधर लग रहेगी M1G। देखो ये इधर खींच रहा है M2G, ये इधर M1। आपने देखा है ना, आप वो करते हो जो गांव में आपने देखा होगा दही बेलने वाला, तो यहां पर M2G लग रहा है नीचे, और ये बताइए नेट पुलिंग फोर्स बताइए यदि मैं M2 को बड़ा मान लूं, अच्छा यहाँ पे M1 M2 लिख रखा है, यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m, इसी को बात कर लेते हैं। यदि मैं M2 को बड़ा मान लूं M1 से, तो भाई ये वाली फोर्स बड़ी होगी, तो क्या बोलोगे, नेट पुलिंग फोर्स कितनी आ गई, M2G माइनस M1G, M2 माइनस M1 into G, that is net pulling force. Net pulling force is equal to total mass into acceleration. Net force is equals to total mass into acceleration. तो ये आ रहा है M2G, M2 minus M1 into G is equals to total mass M1 plus M2 into A। तो एक्सप्रेशन कितना आ गया है, M2 minus M1 into G
M1 प्लस M2। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसको, मैं आपको एफबीडी बना के बताऊंगा एफबीडी में किस तरीके से होता है। नेक्स्ट, टेंशन चाहिए होगी भाई हमें। टेंशन के लिए कोई सा ब्लॉक ले लो, सपोज ये वाला ले लेते हैं M2, नीचे होगा M2G और ऊपर आएगा टेंशन। अब ब्लॉक नीचे ही मूव करेगा, क्यों? क्योंकि सर ये वाला मास बड़ा है, जब मास बड़ा है तो नीचे तरफ आ जाएगा। तो क्या लोगे, M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। ठीक है भाई लोग, T निकालना है हमें यहां से, तो T हमारा आ जाएगा M2G माइनस M2A इज इक्वल टू T। आप बोलोगे सर A की वैल्यू तो पता है मुझे यहाँ पे, है ना, बताइए। M2G माइनस M2A की वैल्यू कितनी हो, M2 माइनस M1, M1 प्लस M2 G G कॉमन ले लो, M2 कॉमन ले लो, M2G कॉमन ले लिया, 1 माइनस M2 माइनस M1, M1 प्लस M2 T आ गया। मल्टीप्लाई कर दो भाई इधर, तो कितना आ जाएगा, M2G M1 प्लस M2 माइनस, भाई बाहर माइनस, सब दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, M2 प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू T आ गया। भाई M2 से M2 काट दो, 2M1 बच गया, M2 है ही है, अपॉन M1 प्लस M2 G आ गया। ये हमारे पास आ गया। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, और यदि आप एक्सप्रेशन वैसे नहीं निकालते आप, तो दोनों का एफबीडी निकाल लो, एफबीडी बना लो, इसका अलग बना लो, इसका अलग बना लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहां से एक्सप्रेशन और टेंशन दोनों आ जाएगा। टेंशन निकालने का तरीका आपका यही है, आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले से। क्या फर्क आ गया है भाई इसके अंदर? देखिए यहां पर हमारे पास दो ब्लॉक थे, ये M1 और ये वाला M2। इस साइड अब क्या आ गया है, देखो फॉर्मूला हमारा वही काम करेगा बच्चों, एक्सप्रेशन हमारा सेम रहेगा और T हमारा सेम रहेगा। हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन करें। चलिए भाई, तो मेरा काम क्या है कि सर सबसे पहले देखो, आप इसे दो अप्रोच से कर सकते हो, वो हम बात पहले भी कर चुके हैं कि कभी भी आप देखो, पहला हमारा टारगेट रहता है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू MA लगाते हैं सर। तो मैंने कहा एक काम करो यार, इस डायग्राम को पहले थोड़ा सा चेंज कर लो। कैसे चेंज करना है सर? भाई ये हमारा इधर, यहाँ पे लगा लो M मास, और यहाँ पे M है और ये M है, तो यहाँ बच्चों मास लगा लो 2M करके। भाई मान लो इन दोनों में पहले एक है, एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं ना। तो बताइए एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था सर? एक्सप्रेशन का फॉर्मूला था M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो एक्सप्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, M1 माइनस M2, ज्यादा मास माइनस कम मास, ज्यादा मास 2M है तो 2M माइनस M अपॉन 2M प्लस M आ गया इंटू G आ गया। भाई सॉल्व करोगे तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, M बाय 3M इंटू G, M से M कट गया। जब आप एक्सप्रेशन निकालना चाहोगे तो ये हमारा आ जाएगा G बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, अब हम किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। मेन काम हमारा क्या रहता है, एक्सप्रेशन का। अब हम इस ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं। ये हमारे पास मास है M, ऊपर हमारे पास है T1 और नीचे हमारे पास लग रहा है M इंटू G। लेकिन बच्चे ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या लिखोगे सर? T1 माइनस MG इज इक्वल्स टू MA। तो T1 इज इक्वल्स टू MG प्लस MA। भाई ये माइनस हो जाएगा प्लस हो गया। जब ऐसे लिख रहे हो आप तो T1 कितना आ गया हमारे पास, MG प्लस M, A की जगह बच्चों G बाय 3 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या क्या आ सकता है, T1 इज इक्वल्स टू MG कॉमन है भाई, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1 बाय 3। एलसीएम ले लो, MG 3 प्लस 1 4 बाय 3 आ गई T1 की वैल्यू। ठीक है भाई, अब बात किसकी है सर? T2 की वैल्यू भी हमारे पास निकालनी है। सर क्या करें, इसका एफबीडी बना लेते हैं। भाई ये रहा एफबीडी हमारा, ये रहा M, ऊपर लग रहा है हमारा T2, नीचे लग रहा है हमारा MG, और ब्लॉक नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो आप बोल दोगे
mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma, मतलब नीचे वाली फोर्स ज्यादा है क्योंकि एक्सेशन इस तरफ है, तो mg माइनस ma इज इक्वल टू T2 आ जाएगा बच्चों। mg माइनस m इंटू वट इज a, g/3 इज इक्वल टू T2। तो क्या करें भाई, m कॉमन है, g कॉमन है, 1 माइनस 1/3 आ रहा है T2। एलसीएम ले लें भाई इसका, हमारा आ जाएगा mg, एलसीएम लोगे 3 माइनस 1, 2/3 आ रहा है। देखिए जब अभी हमने स्कूल के अंदर अपने यूटी लिया तो उसके अंदर बच्चों ने इस तरीके से अप्रोच करी, लेकिन दिक्कत एक पता है क्या हो गई, एक तो बच्चे डायग्राम अच्छे से नहीं बनाते, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों ने इसका डायग्राम बड़ा गलत बनाया, और इसके लिए हम ऑलरेडी पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं। यदि इसका डायग्राम हम देखें, ऊपर हमारे पास T1 है, नीचे हमारे पास T2 है, तो ग्राफ डायग्राम बनाते हैं एक बार हम। ऊपर है T1, नीचे है T2, और एक नीचे एक mg भी है भाई, और ब्लॉक नीचे कर रहा है वो। तो आप क्या करोगे, T2 प्लस mg, नीचे की तरफ दोनों फोर्स ऐड कर दी, ऊपर T1 माइनस कर दिया और ma आ गया। आपको इसके अंदर सब कुछ पता है, आप जिसकी वैल्यू निकालना चाहो उसकी निकाल सकते हो यहाँ से। सपोज आपको T2 की निकालना है तो T2 की निकाल लो, T1 की वैल्यू पुट कर देना, दोनों चीज आंसर आ जाएंगी और आंसर सेम रहेगा। लेकिन आपको चीज याद रखना है कि जब डायग्राम बनाते हो तो mg कंपोनेंट मत भूला करो, mg के साथ साथ टेंशन यदि लगी हुई है तो ये भूलना। नेक्स्ट भाई, इसी ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी करा, ये वाला टाइप का क्वेश्चन मैंने पेपर में दिया था, तो बच्चों ने गलती पता क्या करी बच्चों, कि इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। भाई ये वाला पहली चीज तो फॉर्मूला सिर्फ एक कंडीशन के लिए है, किसके लिए बताओ, जब हमारे पास डायग्राम ऐसा हो। इसमें नहीं लगा सकते हम, तो ये फॉर्मूला पहले चीज तो इसके लिए नहीं है। जब कभी फॉर्मूला आप याद करते हो तो कंडीशन भी याद करा करो। मैं आप चाहो तो मैं इसका एक फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकता हूं आपके लिए, लेकिन भाई ड्राइव करने वाली बात नहीं है, याद नहीं रखना आपको, है ना। अच्छा, यदि आप में से बोले सर सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। इसको मास एम कैपिटल एम मान लो, इसे मान लो स्मॉल एम। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। इसका डायग्राम बनाए तो हमारे पास आएगा बच्चों 4, नीचे आ जाएगा mg और ऊपर आएगा टेंशन, और ब्लॉक मान लेते हैं नीचे मूव करेगा, तो mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। पहली क्वेश्चन इसका बना लेते हैं भाई। इस पे तो सिर्फ एक फोर्स लग रही है, यहाँ हमारे पास स्मॉल m है, इधर एक फोर्स लग रही है सिर्फ टेंशन, और एक्शन इधर हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास आ गया ma। वैल्यू पुट कर दो सर, तो वैल्यू पुट करते कितना आ जाएगा, mg माइनस ma प्लस ma इज इक्वल टू ma। तो भाई हमारे पास क्या चाहिए, mg इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, भाई इस टर्म को मैं उधर लेकर गया तो प्लस हो गया, उसमें से a कॉमन था तो हमारे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ गया। जब इसका a निकाल रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है mg अपॉन m प्लस m, दिस इक्वल्स टू a आ रहा है। समझ में आ रही है बात, फॉर्मूला तो नहीं आया ना, उसका क्या था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, यहाँ तो नहीं है भाई ये, तो ये चीज की तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, देखो टी भी आ गया, ये भी आ गया, भाई वैल्यू पुट कर दो। पहले सर a निकालने क्या, चलो a निकाल लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके a इज इक्वल्स टू m इंटू जी। m कितना है सर 4 इंटू 10 अपॉन दोनों का सम, एक 4 है और दूसरा वाला कितना है 2, 4 प्लस 2, a इज इक्वल टू हमारा आ गया 40/6, काट लो इसे 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यदि इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो t इज इक्वल्स टू मास की जगह क्या लोगे, स्मॉल वाला कितना है 2 और 20/3 मल्टीप्लाई करोगे तो t इज इक्वल्स टू 40/3 न्यूटन आ जाएगा। कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है ना भाई। अगला, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या करें, इसमें 3 बॉडी हैं, 1 2 और 3। ये हमारा SL अरोरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको निकालनी है क्या, टेंशन। एक इधर T1 है और इधर हमारे पास T2 है। आइए देखते हैं भाई क्या आ रहा है।
अलग अलग ब्लॉक की बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इस ब्लॉक की 8 kg। यहाँ पर हमारे पास क्या लग रहा है, इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T2। सपोज मान लेते हैं ब्लॉक हमारा इधर मूव करेगा ऐसे करके, ये ऊपर जाएगा और ये घूम के इधर आ जाएगा। तो सपोज मान लेते हैं इधर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन हो रहा है इधर, तो एक्सेलेरेशन हो रहा है भाई हमारा इधर, तो T2 बड़ी है, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू MA, 8 into A आ गया पहली चीज। ठीक है भाई, आइए अब इस ब्लॉक की बात करते हैं। 4 kg की बात करोगे आप तो नीचे लग रहा होगा हमारा 4G, ऊपर लग रही होगी टेंशन T2 और एक्सेलेरेशन हमारे इधर हो रहा है। तो क्या बोलोगे भाई, जिस तरफ फोर्स ज्यादा उस तरफ एक्सेलेरेशन, तो 4G माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4A, 4G माइनस 4A इज इक्वल्स टू T2। यहां से T2 का वैल्यू निकाल लो। सर आप T2 का वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, भाई T2 को यहां पुट कर सकते हैं ना बड़े आराम से। अब 2 kg की बात करें, भाई 2 kg हमारा ये रहा, नीचे हमारा क्या रहेगा 2G और ऊपर हमारा क्या रहेगा टेंशन। कौन सी वाली टेंशन है यहाँ पर, यहाँ टेंशन हमारी है 1, तो ये 1 आ गया। ब्लॉक कहाँ ऊपर कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या लिखोगे, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, T1 माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A, तो T1 इज इक्वल्स टू 2G प्लस 2A आ गया बच्चों हमारे पास ये। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। T2 कितना है बच्चों, 4G माइनस 4A माइनस, भाई T1 की जगह 2G प्लस 2A इज इक्वल्स टू 8A। बच्चों बाहर माइनस साइन चेंज कर दो, 4G माइनस 4A माइनस 2G माइनस 2A इज इक्वल्स टू 8A। A वालों को उधर ले जाओ, भाई 2G माइनस 2A 2A आ गया, 2G आ गया आपके पास। 4G माइनस 2G 2G, ये 4A प्लस में उधर चला जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 8A प्लस 2A प्लस 4A। 2G इज इक्वल्स टू 14A। बच्चों सॉल्व करें तो क्या आएगा, इससे काटोगे तो 7 आ जाएगा। A हमारा आ गया है G/7, 9.8 ले लो और ये 7 ले लो, तो ये हमारा आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारा एक्सीलरेशन। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। T1 बताइए कितना आएगा, T1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 प्लस 2 इंटू A की जगह बच्चों कितना है 1.4, तो 9.8 हमारा कितना आ गया 19.6 और ये आ रहा है 2.8। भाई ऐड कर दो इसको, तो T1 बच्चों हमारे पास आ गया है, ये आ जाएगा 22.4 न्यूटन। और यहां से T2 भी निकाल सकते हैं आप बड़े आराम से। T2 कैसे निकालोगे, 4 इंटू G, 4 इंटू 9.8 माइनस 4 इंटू A की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 1.4 इज इक्वल्स टू T2 आ गया, माइनस कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप T1 T2 फाइंड कर सकते हो। बस FBD भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, यदि आपने FBD प्रॉपर सही बनाया हुआ है तो टीचर आपको उसके मार्क्स देगा। उसके बाद यदि आपने इक्वेशन सही लिख दी फिर तो बल्ले बल्ले हो ही गया भाई आपके पास, फिर बचाई क्या है हमारे पास करने के लिए। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करते वक्त एक काम ये करना है कि FBD आपका सही बने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस चीज से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये कह रहा है थीटा एंगल पर इस टाइप का अरेंजमेंट है, तो भाई मैं यदि इस वाले ब्लॉक का FBD बनाऊं, भाई इस वाले ब्लॉक पे हमारे पास एक फोर्स लग रही होगी इधर विच इज mg sin थीटा, और ऊपर टेंशन उसे रोक रही होगी। सपोज मान लेते हैं ब्लॉक नीचे की तरफ आ जाएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये चीज आगे मूव कर जाएगी, ऐसे मूव होगा। ठीक है ना भाई, तो ये फोर्स ऊपर रोक रही होगी लेकिन एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, तो क्या लिखोगे आप mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल्स टू ma। पहली चीज, यदि ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें, ऊपर वाला ब्लॉक हमारा स्मॉल है, तो ये रहा हमारा स्मॉल ब्लॉक, टेंशन इधर खींच रही है, एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, t इज इक्वल्स टू ma आ गया। वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पर, तो mg sin थीटा माइनस ma इज इक्वल्स टू कैपिटल M। भाई इसे उधर ले जाओ, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma प्लस स्मॉल ma, तो mg sin थीटा
ए कॉमन ले लो, m प्लस स्मॉल m इंटू ए, तो mg साइन थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल्स टू ए आर। दिस इज अ फॉर्मूला। याद नहीं करना कुछ भी भाई, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें, ये सिंपल सी बात कही जा रही है। एफबीडी आपको बहुत अच्छे से बनाने आने चाहिए, कभी भी कुछ चीज आती है तो ध्यान रखना है, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास लग रहा है, अच्छा जब हमारे पास फ्रिक्शन आ जाएगा तो हम फ्रिक्शन ऐड करना शुरू कर देंगे भाई, यहाँ फ्रिक्शन ऐड कर देंगे, यहाँ फ्रिक्शन ऐड कर देंगे। लेकिन आपको देखो, फ्रिक्शन हो, वर्क डन हो, भाई ये हमारी बात की बातें हैं, समझ रहे हो इस बात को। फ्रिक्शन और वर्क डन टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन कहानी ये है, जब आपको एफबीडी ही गलत बनाना आता होगा तो नेट फोर्स लगाओगे कैसे, नेट फोर्स गलत लगानी आती होगी तो वर्क डन कैसे निकालोगे, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्या चल रहा है। भाई एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे एंगल 30 बनना है और यहाँ पे हमारा बनना है 60। यहाँ पे हालांकि हम मास भी ले सकते हैं, इस कैपिटल M को आप मान सकते हो 2 kg और यहाँ मान सकते हो स्मॉल m को 3 kg। ये पूरा क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा, कैलकुलेशन करोगे आप, मैं सिर्फ आपको एफबीडी बना के दिखा रहा हूँ। और अब कमेंट में मुझे आंसर बताना। एक तो आप में से बच्चे ना कुछ कमेंट में आंसर बताते भी नहीं है, मैं छोड़ भी दूं तो आप ऐसे ही छोड़ देते हो। तो भाई आप बताना करने के बाद क्या आपको समझ में आ रहा है कितना। भाई इस वाले की बात करते हैं हम पहले, यहाँ पर एंगल अलग है और यहाँ पर एंगल अलग है। तो भाई ये चीज हमारे पास है, ये ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास है कैपिटल M, और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है विच इज बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ हमारे बन जाओगा mg साइन थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री। ऊपर लग रही है भाई टेंशन और ब्लॉक मूव कर रहा होगा इस तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों बनेगा mg साइन 30 माइनस t इज इक्वल टू ma। ये चीज हमारे पास आ गई पहली। सर यही बात हम इस वाले में करें तो कर लो भाई, ये रहा हमारे पास ब्लॉक, ये रहा इस तरफ, ब्लॉक का एंगल बनना है हमारा 60 डिग्री और ये स्मॉल m है, ये नीचे आ रहा होगा mg साइन थीटा साइन 60 और ऊपर लग रही होगी टेंशन और ब्लॉक मूव करेगा, यदि वो इधर जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा। तो क्या लिख दोगे आप, इसका इक्वेशन आएगी, ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ना बेटा, तो ये फोर्स बढ़ी हुई तो क्या लिखोगे t माइनस mg साइन 60 इज इक्वल्स टू ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन मजेदार वाली बात बताऊं एक, सर ये है इक्वेशन नंबर 2, ये माइनस टी है प्लस टी, दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए ना तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारा mg साइन 30 मतलब भाई 1/2 माइनस mg साइन 60 मतलब √3/2 और ऐड कर रहे हो तो इस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो भाई कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, g कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो g/2 कॉमन आ गया बच्चों। हमारे पास बच रहा है m माइनस √3m और अपॉन नीचे ले आओ m प्लस m, a आ गया भाई। वैल्यू पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हमारा मास कैपिटल M 2 मान लिया है, ओहो हो 2 और 3 मान लिया है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे हमने अलग अलग ले लेते हैं, उल्टा कर लो इसे भाई। ये हम मान लेते हैं 3 kg और इसे हम मान लेते हैं 2 kg। देखो गलती क्या हुई, स्मॉल m हमने छोटा ले रखा है और वैल्यू उसकी बड़ी ले ली है, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो भाई, अब तक यदि आप क्वेश्चन कर चुके हो तो मेरे भाइयों बहनों और बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक है। ये क्या कर दिया भाई, ये मिटा दो इसे, ये A3 नहीं, ये A है बस ऐसा। तो मास M1 M2 में दे रखा, एंगल दे रखा है बस। मास आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। मास हम एक काम करते हैं, बट दोबारा से हम इस मास M1 को हम ले लेते हैं 3 kg और M2 को हम ले लेते हैं 5 kg। अब आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। चलिए अब दो डायग्राम है हमारे पास, एक तो ये वाला है भाई, 5 kg की बात कर रहे हैं बच्चों। नीचे लग रहा होगा हमारा 5g और ऊपर लग रही होगी हमारी टेंशन। ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो 5g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 5। बोलो कोई समस्या भाई, नीचे एक्सेलेरेशन हो रहा है, 5g नीचे, टेंशन ऊपर, ज्यादा माइनस कम। अब तो भाई स्पीड बढ़नी चाहिए हमारी। ये रहा ब्लॉक, दैट इज 3 kg। ऊपर कौन सा लग रहा है, टेंशन। नीचे क्या लग रहा होगा, mg साइन थीटा।
और ब्लॉक मूव करेगा इस तरफ, तो क्या बोलोगे? T माइनस एम जी साइन 30 इज इक्वल्स टू 3a। तो T माइनस 3g साइन 30 इज इक्वल टू 3a आ गया। बच्चों दोबारा से ये प्लस टी है वो माइनस टी है, दोनों को ऐड कर दो और एक्सेलेरेशन और किसकी वैल्यू निकाल दो। आप भाई स्लाइड नंबर 25 है ये, तो 25 का आंसर डाल देना ये, इससे पहले 24 करना, ये इसका आंसर डाल देना 24 करके। इससे पहले वाला बता दिया था मैंने, ये तो एम की फॉर्म में ही लिया था। तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। दोनों को ऐड करना, सेपरेट कर दो भाई, मतलब ऐड कर लो। दूसरी क्वेश्चन क्या है? T माइनस 3 इंटू जी साइन 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 3a आ गया। ये माइनस ये प्लस ये कट गए, दोनों ऐड करोगे तो 5g माइनस 3g/2 ऐड करोगे तो 8a आ गया। अब भाई माइनस प्लस माइनस तो कर सकते हो आप, एक्सप्रेशन निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब यदि एलसीएम लोगे हुए तो 2 इंटू 5 10g आ गया, 10g माइनस 3g 7g/2 इंटू 1/8 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, तो 7/16 इंटू जी। अब आपकी मर्जी है, से क्या लोगे वो निकाल लेना, वैल्यू पुट करके आंसर बता दो। एक की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो यहाँ से टीवी आ जाएगा, या वहां पुट कर देना वहां से भी आ जाएगा, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, अब इस वाले में क्या किया जाए? ये वाला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको खुद करना चाहिए भाई पूरा। ये 2 kg है, ये ए है, ए भी दे रखा है इन्होंने। ये कह रहा है अरेंजमेंट व्हाट शुड बी द मास ऑफ ब्लॉक ए सो दैट द सिस्टम रिमेन एट रेस्ट। वाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है कितना मास इसका हो जिससे कि ब्लॉक रेस्ट पर रहे। यार रेस्ट पर रहे तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, हर पॉइंट पे हमारे पास क्या रहेगा? तो पहले तो हमारे पास दो टेंशन होगी, इधर मानते हैं T1, इधर वाले पे T1, इधर वाले पे मान लेते हैं T2, ठीक है। इस ब्लॉक की बात करते हैं 2G। सिस्टम रेस्ट पे कब रहेगा? नीचे रहेगा 2G और ऊपर रहेगी टेंशन। तो T1 की वैल्यू तो आ गई भाई 2G आ गया। T1 हमारा कितना आ गया? 20 न्यूटन, 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें भाई, ये रहा, इसकी बात कैसे करें? ये रहा हमारे पास ब्लॉक, यदि ये रेस्ट पर रहने वाला है तो ऊपर वाली फोर्स T2, नीचे वाली फोर्स T1, और एक और लग रहा होगा mg sin 30। तो नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स के बराबर आ जाएगी, रेस्ट पे है ना। T1 प्लस mg sin 30 इज इक्वल्स टू T2। T1 तो आ गया भाई 20, तो T1 की जगह 20 डाल दें क्या? 20 प्लस m की जगह 2, इसकी जगह 10, इसकी जगह 1/2 इज इक्वल्स टू T2। इसे काट दो, 20 प्लस 10 30 न्यूटन आ गया भाई मेरे पास, बहुत बढ़िया। अब इसकी बात कर लेते भाई, ये कह रहा है नीचे m, ऊपर लग रहा होगा T2 और नीचे लग रहा होगा mg, तो T2 इज इक्वल्स टू mg आ गया भाई। T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू है 30, m हमें निकालना है, g की वैल्यू 10 हो गई, काट दो, m की वैल्यू भाई 3 kg आ गई। तो कह रहा है यदि 3 kg का बॉक्स होता तो हमारे पास पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहता। मैंने क्या करा है भाई, यदि रेस्ट पे है तो कोई मूव नहीं कर रहा होगा, मूव कैसे नहीं करेगा? जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स नीचे लगे तो रेस्ट पे है, जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी फोर्स इधर लग रही है तो रेस्ट पे है, जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स नीचे लग रही है तो रेस्ट पे है। मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब रहेगा? जब जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स नीचे लग जाए तो रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप करते रहो, कितने भी करते रहो, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आप सभी से अपने आप भी हो जाना चाहिए, है ना। क्या कर रखा है भाई इसके अंदर? पहली चीज तो ये सेटअप M1 M2 दे रखा है। क्या फर्क आ गया होगा सर? फर्क क्या आ गया होगा? यहाँ पर हम T1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम T2 ले लेते हैं, बस, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं आया। मास ABC का वैल्यू दे रखा है 1, 3 और 2, ABC है ना, तो ये 1 kg है, ये 3 kg है और ये 2 kg है। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की वीडियो का,
और आप सभी को यदि कंटेंट समझ में आ रहा है तो भाई एक तो वीडियो लाइक नहीं करते आप, तो वीडियो लाइक कर दो। लास्ट तक यदि आप आए हो, लास्ट तक सारे क्वेश्चन देखे हैं, आप तो लाइक कर सकते हो यार, ठीक है। और दूसरी चीज, आपका कोई भी दोस्त यार भाई बहन कोई है तो उसको फेंक के मारो ये वीडियो, कह रहे भाई देख ले, एफबीडी समझा रखी है सर ने, सारी फोर्सेस समझा रखी है, तो यहां से समझ ले, तेरे लिए बहुत अच्छी बात है। समझ लेगा तो अच्छी बात है, उसके लिए आपने तो काम कर ही दिया है। एक्सप्रेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है भाई। देखो एक्सप्रेशन ऑफ द सिस्टम तो नेट फोर्स इधर की, नेट फोर्स इधर की, दोनों को माइनस करके देख लो, नेट एक्सप्रेशन आ जाएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग्स निकालनी है। आइए मैं आपको सिर्फ एफबीडी बना देता हूं, बाकी आंसर आप खुद बता देना। जैसे बात करता हूं ए की, ए का मतलब क्या है भाई 1 kg। सर नीचे एक फोर्स लग रही होगी इसमें, कितनी, एक लगेगा mg sin थीटा, ऊपर एक लग रहा होगा T2 और ब्लॉक मूव कर रहा है इस तरफ, तो आप बोलोगे m की जगह 1 की जगह g sin 60 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए, ma होता है ना, तो g इंटू √3/2 माइनस T2 इज इक्वल्स टू a आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बच्चों बात बी की। ये रहा बी। अब बताइए बी का मतलब है 3 kg, ये रहा 3 kg। भाई इधर फोर्स लग रही है कितनी, T2, एक फोर्स और लग रही है इधर, कितनी, 3g sin 60, ये लग रहा है 3g sin 60, और ऊपर लग रही है एक फोर्स जिसको हम बोलते हैं T1, और ब्लॉक का मूव कर रहा है सर नीचे की तरफ, तो भाई नेट फोर्स ले लो 3g sin 60 प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3a। कुछ ना समझ में आई हो बात तो बताओ मुझे। भाई इस ब्लॉक पे एक तो इधर टेंशन लग रही है, एक ऊपर खींच रहा होगा T1 से, और नीचे एक हमारा 3g sin 60 भी लग रहा होगा। लास्ट ब्लॉक जो हमारा आता है वो ये रहा, ये हमारा रहने वाला है 2g 2 kg, नीचे लग रहा होगा 2g sin 30 डिग्री, ऊपर एक फोर्स आ रही होगी T1, और ब्लॉक मूव कर रहा है कहाँ, ऊपर की तरफ। भाई ये आ रहे हैं नीचे की तरफ, ये तो ऊपर की तरफ आएगा ऐसा। तो क्या लिखोगे, T1 माइनस 2g sin 30 इज इक्वल्स टू, बताइए बच्चों, 2a आ गया। अब भाई एक काम करो, आपको यदि कुछ ज्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से पुट कर दो, दोनों जगह वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्या, एक्सेलरेशन। तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। आपको ये वाली स्लाइड बच्चों हमारे पास है 29 नंबर, तो आप 29 नंबर करके इस क्वेश्चन को डाल देना, मैं एक बार देख लूंगा, और जिन बच्चों ने वो डाल रखा होगा आप उन्हीं के साथ कमेंट करके देखना कि हमारा आंसर भी यही आ रहा है। तो मतलब हमें समझ में भी आ जाएगा कि आप बच्चों ने एक तो लास्ट तक वीडियो देखी है, लास्ट तक वीडियो देखी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ किया होगा। और तीसरी चीज, हमें ये समझ में आ गया है कि आप सभी को एफबीडी भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।